नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी और संशोधित आवर्त सारणी थी। जो आज हमारे ये दोनों मुख्य टॉपिक हैं। आप समझ लीजिए, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या होती है। तो सन 1869 में जो रूसी वैज्ञानिक थे डिमिट्री यानोविच मेंडलीव, जब इन्होंने ये मूल आवर्त सारणी दी थी तब कुल मिलाकर के 63 तत्व ही ज्ञात थे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अभी प्रेजेंट टाइम में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनमें 92 या 94, 92 या 94 जो है वो नेचुरल हैं और बाकी जो है वो कृत्रिम है। लेकिन जो मूल आवर्त सारणी जब 1869 में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने दी थी तो उस समय तक केवल 63 तत्व ही ज्ञात थे, यानी 63। तब इन्होंने जो मूल आवर्त नियम था मेंडलीव की आवर्त सारणी का, वो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, ये था इनका मूल आवर्त नियम। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आपको मैंने ये उस दिन भी बताया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जहाँ परमाणु भार आता है, समझ लीजिए ये मूल आवर्त नियम है। उसके बाद संशोधित आवर्त नियम जो आया, उसमें परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो मूल आवर्त नियम है वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन था, और जो संशोधित आवर्त नियम है वो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। चलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी, मूल आवर्त सारणी के आगे की बात करते हैं। आगे क्या होता है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के कुछ तथ्य हैं, इनको समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या होता है, समझ लीजिए कि इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। यानी जो पहली टेबल थी, मूल आवर्त सारणी थी, उसको परमाणु भार के क्रम में रखा गया। दूसरा, इस सारणी में के 12 क्षैतिज पंक्तियाँ, इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियाँ और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जिनको स्तंभ को हम वर्ग कहते हैं। और एक समूह के, नंबर 3 है, एक समूह के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। एक समूह के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं, ये इन्होंने अपनी मूल आवर्त सारणी में कहा था। आगे समझ लीजिए, आगे जो है इस मूल आवर्त सारणी के कुछ दोष भी हैं। मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी, इसके कुछ दोष हैं, इनको समझ लीजिए। कि जैसे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में परिवर्तन, कि मेंडलीव ने जो मूल आवर्त सारणी दी थी उसमें परमाणु भार के अकॉर्डिंग रखा था, यानी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। लेकिन कहीं कहीं देखा गया कि उनके स्थान में जो परमाणु भार है पहले कम, उसके बाद कहीं ज़्यादा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि जो टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम Te का परमाणु भार 125 तथा आयोडीन का परमाणु भार 127 है। इसी कारण से मेंडलीव ने आवर्त सारणी में टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखा है। इसी कारण से टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखा है। परंतु प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि टेल्यूरियम का परमाणु भार 127.6 तथा आयोडीन का 126.9 है। जब ये देखा कि पहले इन्होंने बताया था कि टेल्यूरियम का जो है एटॉमिक वेट 125 और आयोडीन का है 127, बट बाद में पता चला कि जो टेल्यूरियम है उसका तो 127.6 है और आयोडीन का 126.9 है। तो यही एक फैक्ट मिला, ये आवर्त सारणी का, मूल आवर्त सारणी का दोष कहा गया। इसी प्रकार जो है कोबाल्ट का और निकिल का भी इफेक्ट है। दूसरा, समस्थानिक और संभारिकों का। देखिए, समस्थानिक को हम आइसोटोप्स बोलते हैं और संभारिक को हम आइसोबार्स बोलते हैं। क्लियर? तो ये दूसरा फैक्ट था समस्थानिक और संभारिक का। आगे समझ लीजिए, समस्थानिक जो होते हैं वो समान तत्व वाले परमाणु कहे जाते हैं, और जो भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले कहे जाते हैं वो संभारिक होते हैं। अक्रिय गैसें यानी जो नॉबल गैसेज हैं, इनको आवर्त सारणी, मूल आवर्त सारणी के निर्माण के समय
तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। जो मूल आवर्त सारणी थी तब तक कोई भी अक्रिय गैस के तत्व नहीं खोजे गए थे। जो नोबल गैसेस, आपने जो पीरियोडिक टेबल देखी होगी उसमें सबसे बाद में 18 नंबर के जो कॉलम है अलग से रखा गया है, उस वो शून्य वर्ग बोलते हैं। शून्य वर्ग में सभी नोबल गैसेस को रखा गया है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इस तरीके से। लेकिन जब मूल आवर्त नियम आया था तब तक कोई भी अक्रिय गैस नहीं खोजी गई थी। इस कारण से इनका मूल आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं था। और ये भी एक फैक्ट है कि क्यों नहीं था। आगे, तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक पाया जाना, कि बाद में पता चला कि जो तत्वों का मुख्य लक्षण है वो उसका परमाणु क्रमांक है, यानी एटॉमिक नंबर। और जो इससे पहले जो मूल आवर्त नियम दिया था वो परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग था। ये एक फैक्ट था। अब आगे समझ लीजिए, जो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी आई है, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो भी बोलते हैं, मॉडिफाइड भी बोलते हैं, संशोधित भी कहा जाता है, आधुनिक भी कहा जाता है। मोसले ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि तत्वों का मौलिक गुण परमाणु क्रमांक है। देखिए, मेंडलीव ने तो अपना नियम दे प्रस्तुत कर दिया। प्रस्तुत करने के बाद में मोसले ने यह खोजा कि जो तत्वों का मौलिक गुण है वो उसका परमाणु भार नहीं, उसका परमाणु क्रमांक है। जब यह 1913 में मेंडलीव की आवर्त सारणी में फिर उन्होंने संशोधित करके आधुनिक आवर्त नियम दिया। और आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। इससे पहले जो आया था वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। तो ये दोनों में फैक्ट है, जो मूल और आधुनिक है इन दोनों में अंतर है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार का। अब आइए आगे हम मेंडलीव की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको समझ लेते हैं। आधुनिक इस सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। मूल आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जिन्हें आवर्त कहते हैं यानी पीरियड, और चौथे, पाँचवें, छठे आवर्त में 2-2 श्रेणियां हैं जिन्हें सम या विषम श्रेणियां भी कहते हैं। आप टेबल देखेंगे तो उसमें देखेंगे इस सारणी में 7 आवर्त हैं, और 7 आवर्त में जो चौथा, पाँचवा, छठा, इन आवर्तों में 2-2 श्रेणियां हैं जिन्हें सम और विषम भी कहते हैं, अर्थात क्षैतिज पंक्तियों की कुल संख्या 10 है। आगे समझिए कि नंबर 3 क्या है कि पहले आवर्त को अतिलघु आवर्त कहते हैं, क्योंकि पहले वाले आवर्त में केवल 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए उसको हम लघु आवर्त कहते हैं। दूसरा वाला आवर्त जो है उसमें 8 तत्व हैं, दूसरे और तीसरे में 8 हैं, तो उसको भी हम लघु आवर्त कहते हैं। और चौथे, पाँचवें आवर्त को हम दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे और सातवें आवर्त को हम अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। समझ लीजिए, पहला वाला जो आवर्त है उसमें केवल 2 तत्व हैं, इसलिए उसको अतिलघु आवर्त बोलते हैं। दूसरे वाले आवर्त में और तीसरे वाले आवर्त में 8 तत्व हैं, इसलिए उनको हम लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, इसलिए उसे हम दीर्घ आवर्त कहते हैं। और इसके बाद जो है वो अति दीर्घ आवर्त कहलाता है, यानी छठा और सातवां आवर्त। ये आपका क्रम दिया गया 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये क्रम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इसका क्रम आपको समझना है कि पहले ये जो 7 आवर्त हैं ये उसका विवरण दिया गया है। पहले वाले आवर्त में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32, इस तरीके से रखा गया है। यानी कुल मिलाकर के 118 तत्व तो हमें ज्ञात हो गए। अब आगे समझते हैं। इस सारणी में कुल 9 स्तंभ हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। 9 स्तंभ हैं, और सबसे अंत में दाईं ओर शून्य वर्ग रखा गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस सारणी में 9 स्तंभ हैं, एक वर्ग जो है दाईं ओर रखा गया सबसे लास्ट में, उसको हम शून्य वर्ग कहते हैं, यानी उसी में नोबल गैसेज रखी गई हैं जो अक्रिय गैसें कही जाती हैं। अब शून्य एवं 8वें वर्ग को छोड़कर सभी वर्ग के उपवर्ग ए और बी में विभाजित हैं। शून्य को और 8वें वाले वर्ग को छोड़ करके सभी में ए और बी के ग्रुप में, सब ग्रुप में डिवाइड है। चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी, संशोधित आवर्त सारणी, यानी जो दूसरा नियम आया और दूसरे नियम के अकॉर्डिंग जो आवर्त सारणी रखी उसमें भी कुछ दोष पाए गए। वो दोष समझ लीजिए। उस आवर्त सारणी में दोष था कि हाइड्रोजन का स्थान,
देखिए, हाइड्रोजन के स्थान को लेकर के अभी तक भी एक सस्पेंस चला आया है कि हाइड्रोजन को पहले वर्ग में रखा जाए या बाद वाले वर्ग में रखा जाए। तो हाइड्रोजन के स्थान को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। अब इसका स्थान क्या है? हाइड्रोजन प्रथम वर्ग के क्षार धातुओं तथा सप्तम वर्ग के हैलोजन दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। यानी हाइड्रोजन के अंदर क्षार धातुओं के भी गुण होते हैं और हैलोजन तत्वों के भी गुण होते हैं। क्षार धातुएं मैंने बताया था पहले वर्ग में रखी गई हैं, दूसरे वर्ग में क्षारीय मृदा धातुएं रखी गई हैं, इस क्रम से हैं। और जो सातवां वर्ग है उसमें हैलोजन तत्व जैसे FCl BRI, ये मैंने बताए थे, ये जो तत्व हैं ये हैलोजन तत्व कहे जाते हैं। तो हाइड्रोजन जो है क्षार धातुओं के भी गुण व्यक्त करता है और हैलोजन तत्वों के गुण व्यक्त भी करता है। इस कारण से इसके स्थान को लेकर के असमंजस रहता है कि इसका स्थान कहाँ निश्चित होना चाहिए, परंतु आवर्त सारणी में इसको पहला स्थान दिया गया। ये एक आवर्त सारणी का संशोधित आवर्त सारणी का भी दोष है। आगे समझिए कि लेंथेनाइड एवं एक्टेनाइड की श्रेणी के तत्वों को मुख्य आवर्त सारणी में स्थान न देना। जो टेबल है उस टेबल में आपको मैं टेबल का एक कुछ बता रहा हूँ कि टेबल का जो क्रम है वो इस तरीके से है, इस तरीके से टेबल है और यहाँ नीचे अलग से एक टेबल निर्धारित की गई। ये ब्लॉक वाइज है, एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। तो ये जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणियाँ हैं ये एफ ब्लॉक में रखी गई हैं, एफ ब्लॉक में रखी गई हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये यहाँ से निकल, इनको मूल ये आवर्त सारणी में स्थान क्यों नहीं दिया, ये एक इसका फैक्ट है। और समझ लीजिए समान गुणों के तत्व को अलग रखना, यानी जो तत्व समान गुण व्यक्त करते हैं उनको अलग अलग रखा गया। जैसे कॉपर Hg यानी मरकरी और Pt यानी प्लेटिनम, इनके गुणों में काफ़ी समानता होती है लेकिन फिर भी इनको अलग अलग रखा गया और ये एक ही प्रकार की संयोजकता भी देते हैं, ये भी इनका दोष है। आठवें वर्ग के तत्वों को 3-3 समूह में रखना, ये कुछ आवर्त सारणी के दोष हैं। धातु एवं अधातुओं की स्थिति को लेकर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा असमंजस है। मैं आशा करता हूँ ये आज का वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।